Hello friends, welcome back to my channel BioCafe. So we are here with a new chapter and that chapter is from your class 12 biology, that is principles of inheritance and variation. तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है हमारा Principles of Inheritance and Variation. So first of all we will make ourselves clear with the term, that is what is meant by inheritance and what is meant by variation, right? So in the first chapter we had come across the terms कि पेरेंट्स होते हैं, फिर पेरेंट्स रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जाएंगे, यानी कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे, एंड देन यू कैन सी दैट न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, राइट? सो अब हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जब कोई पेरेंट है, पेरेंट अगर सपोज मान लो कि फादर जो है वो टॉल है, मदर जो है वो थोड़ी से मतलब मीडियम हाइटेड है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि शॉर्ट है, राइट, ड्वार्फ है, तो जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे उन दोनों के मेटिंग के बाद, राइट? सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग, वो क्या है, वो क्या कैसे आए हैं उसमें, फिर वो ऑर्गेनिज्म वैसा क्यों है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डील इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ना ही कि हम ये सिर्फ देखने वाले हैं कि वो वैसा क्यों है, बट वी आर गोइंग टू सी कि देर आर सर्टन ट्रेंड्स, देर आर सर्टन प्रिंसिपल्स, राइट, देर आर सर्टन थियोरीज विच आर गोइंग टू बी फॉलोड. कुछ ऐसी थियोरीज है, कुछ ऐसे मतलब ट्रेंड है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपको देखने मिल सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, और वो क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, उनके पीछे के रीजंस क्या है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. सो वी विल मेक आवर सेल्फ क्लियर विद द टर्म इनहेरिटेंस. जब कोई भी चीज़ एक जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन पास ऑन होती है, राइट, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जैसे कि मान लो कि कोई एक जनरेशन है जो टॉल है, उस जनरेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे टॉल है, राइट? अब वही ऑर्गेनिजम्स अगर रिप्रोड्यूस करते हैं अंदर ही अंदर, तो वो अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेंगे, और वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स भी कैसे होंगे? टॉल. अगर ऐसा ट्रेंड अगर फॉलो होता है, तो अगर हम देखते हैं इस ट्रेंड को, तो इस हिसाब से वो जो न्यू जनरेशन है दैट शुड बी टॉल, राइट? तो अब ये जो कैरेक्टर पास हुआ हाइट का, कि टॉल पेरेंट्स थे, टॉल ऑफस्प्रिंग्स हुए, अब ये ऑफस्प्रिंग्स भी जब बड़े होंगे तो ये भी टॉल होंगे और ये रिप्रोड्यूस करेंगे आगे किसी और टॉल के साथ, तो वो भी आगे टॉल जो एक मतलब हाइट जो एक कैरेक्टर है उसको पास ऑन करेंगे, राइट, टॉलनेस का. सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इज़ योर इनहेरिटेंस, कि जब भी कोई कैरेक्टर्स पास होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, दैट इज़ योर इनहेरिटेंस. एंड नाउ व्हाट इज़ वेरिएशन, राइट? अब वेरिएशन का सिंपल मतलब अगर हम देख लेते हैं, एज वी हैड सीन इन फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तब वेरिएशन के चांसेस है, मतलब है. क्यों है? बिकॉज जो स्पर्म है, जो एग है, उन दोनों के जेनेटिक कंटेंट अलग है, बिकॉज फादर का जेनेटिक मटेरियल अलग है एज वेल एज मदर का जेनेटिक मटेरियल या कंटेंट अलग है. दोनों जब मिक्स होते हैं यानी फ्यूज़ होते हैं, सिंगैमी होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, तो जो न्यू जाइगोट बनेगा इट विल हैव सम ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर्स. अब ये क्यों डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं? बिकॉज हमने देखा है डीएनए कॉपिंग होते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, एज वेल एज हमने मियोसिस देखा है, राइट, कि मियोसिस होगा, और मियोसिस में ये सारे फेजेस जो है हमें देखने मिलते हैं, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज एंड ऑल. ये सब आगे हम स्टडी करें, मतलब आपने 11th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया होगा कि लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, ये सब क्या है. But still, once again, with certain different characters or certain different theories, we are going to see that also in this particular chapter, right? तो वेरिएशन का मतलब होता है कि एक चेंज, और ये चेंज क्यों आ रहा है? बिकॉज हम देख रहे हैं कि जेनेटिक कंटेंट जो है फादर के साइड का डिफरेंट है, मदर के साइड का डिफरेंट है, दोनों मिक्स हो रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड यू आर गोइंग टू सी दैट अ डिफरेंट एंड अ वेराइड का मतलब होता है एक अलग सा जो जाइगोट है वो बन रहा है, right? So that zygote is now going to be developed into the fetus, and this fetus is going to be the new individual, right? अब ये न्यू इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे. इन शॉर्ट, कि मम्मी पापा जो है एग्जैक्ट कॉपी जो अपने बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं क्या? नो, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग, बिकॉज फादर का कंटेंट अलग है जेनेटिक, मदर का जेनेटिक कंटेंट अलग है, तो बच्चे का दोनों के बीच का हो सकता है, या फिर थोड़े कैरेक्टर्स फादर के होंगे, ज़्यादा कैरेक्टर्स मदर के होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा कैरेक्टर्स फादर के होंगे, मदर के थोड़े कम होंगे, राइट? सो इट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ वेरिएशन, कि बच्चा जो है या फिर जो ऑफस्प्रिंग है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम कॉपी एज दैट ऑफ द पेरेंट.
राइट। आई होप दिस कि ये दोनों टर्म आप में अभी क्लियर हो गए होंगे। सो माई सेल्फ महेश महाजन, पीजीटी बायोलॉजी। सो लेट अस नाउ डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। कि ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हमें जान लेने हैं। वी शुड नो सर्टन टर्म्स बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। सो फर्स्ट इज योर जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है, क्योंकि ये जो यूनिट है, ये जो चैप्टर है, ये आपके जेनेटिक्स यूनिट को बिलोंग करता है, राइट। ट्वेल्थ के जो चैप्टर्स है वो अलग अलग यूनिट को बिलोंग करते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, अब सेकेंड यूनिट जो है वो हमारा जेनेटिक्स है। इसके अंदर हम जीन्स से रिलेटेड बात करेंगे। सो व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स का मतलब होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का इन शॉर्ट मतलब है वारसागत, राइट। वारसागत यानी कि हमने जनरेशन से जनरेशन टू जनरेशन जो भी पास ऑन होते आ रहा है या जो भी कैरेक्टर्स मिलते आ रहे हैं उससे हम हेरिडिटी बोलेंगे। और उसकी स्टडी जो है वो हमें हम देखने वाले हैं, राइट। सो द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज योर जेनेटिक्स। एज वेल एज हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोजोम्स। सी द डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल कि जो भी हेरिडिटी है या वेरिएशन है, अभी जैसे कि सपोज मैंने आगे भी बात कर ली है तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, बट द थिंग इज़ कि आपको इतना जान लेना है कि पेरेंट्स है, पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुए वो सिमिलर नहीं होंगे, राइट। उनमें कोई ना कोई वेरिएशन होगा। वो वेरिएशन क्यों होता है? बिकॉज जब फ्यूजन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, लिंकिंग होगी, क्रॉसिंग ओवर होगा, और मियोसिस डिवीजन तो हो ही रहा है, राइट, और माइटोसिस भी हो रहा है। तो यू आर गोइंग टू सी कि ये जो चीज़ें हैं इसके वजह से वेरिएशन आता है, क्योंकि मदर का जेनेटिक कंटेंट डिफरेंट है, फादर का डिफरेंट है, तो दोनों रिकम्बाइन होकर एक अलग सा बनाएंगे, तो दैट इज़ व्हाट इज़ योर वेरिएशन। अब मदर के कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं, फादर के कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं, सो दैट इज़ अ क्वेश्चन कि किसके हो रहे हैं, क्या हो रहा है, और उस हिसाब से आप देखोगे कि एक ट्रेंड सेट होता है, राइट। फादर मदर दोनों टॉल थे, बच्चा भी टॉल, फिर बच्चे टॉल है तो उनके आगे के जनरेशन भी टॉल, अनटिल एंड अनलेस कि कुछ वेरिएशन ना आ जाए तब तक, राइट। सो यू आर गोइंग टू सी कि ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स, जहाँ पे आप बात करोगे हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में। एंड हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नथिंग बट आर द पॉइंट्स जो कंसिडर किए जाते हैं जेनेटिक्स के लिए, राइट। सो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ योर हेरिडिटी एंड वेरिएशन, या तो हम इन शॉर्ट इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोजोम्स। तो जीन्स एंड क्रोमोजोम्स का मतलब क्या है? जीन्स किस में पाए जाते हैं? क्रोमोजोम्स में। क्रोमोजोम्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में, राइट। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? सेल में। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर जीन्स हैं, और जीन्स किससे बने हुए हैं? हमारे डीएनए से बने हुए हैं, राइट। बिकॉज इन अर्लियर इन 11th स्टैंडर्ड वी हैड स्टडीड कि व्हाट इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये एक जेनेटिक मटेरियल है। और इसी जेनेटिक मटेरियल के जो सेगमेंट्स है वो ग्रुपिंग होकर क्या बनाएंगे? आपके जीन्स। और जीन्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? क्रोमोजोम्स के ऊपर। और क्रोमोजोम कहाँ है? इनसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कहाँ है? इनसाइड द सेल, राइट। सो इतना आपको ध्यान रखना है, राइट। अब इनके बारे में जो जीन्स है और क्रोमोजोम्स है, इनके बारे में हम आगे जो चैप्टर आएगा, जो चैप्टर कंटिन्यू होगा उस दौरान हम इनके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे, राइट। इतना इन्फॉर्मेशन अभी के लिए आपके लिए ज़रूरी है जो मैंने आपको बता दिया है। वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन वॉज नेसेसरी आई हैड क्लियर्ड इट आउट नाउ। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। सेकेंड इज हेरिडिटी। देखो हेरिडिटी के बारे में ही अभी बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज रिजेम्बलेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग, दैट इज ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके बीच में, और जो पेरेंट है उनके बीच में क्या रिजेम्बलेंस है, यानी कि क्या सिमिलैरिटी है, वो चीज़ को हम बोलते हैं हेरिडिटी। यानी कि ये इन शॉर्ट वही हुआ कि फादर मदर टॉल थे, बच्चे भी टॉल हुए, तो ये सिमिलैरिटी हो गई, राइट। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली इज हेरिडिटी, कि इन दोनों में रिजेम्बलेंस है, दो मतलब एक ऑफस्प्रिंग जो भी है उसमें एंड पेरेंट जो भी है उसमें। सो हेरिडिटी इज नथिंग बट द रिजेम्बलेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग, दैट इज़ योर ऑर्गेनिजम्स विच आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, या तो हम इनको प्रोजेनीज भी बोलते हैं। प्रोजेनी का मतलब होता है जो भी ऑफस्प्रिंग या जो भी आगे प्रोड्यूस हुए हैं, दे आर योर प्रोजेनी, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेनी। एंड देयर पेरेंट्स। सो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी के बीच में जो भी रिजेम्बलेंस है या फिर जो भी सिमिलैरिटीज हमें दिखती है, दैट इज़ योर हेरिडिटी। देन नेक्स्ट इज योर वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, करेक्ट, वेरी इजी।
कि क्या है, पेरेंट कुछ मतलब अलग दिखते हैं, बच्चे कुछ अलग दिख रहे हैं, तो एक तरह का एक चेंज ही हुआ ये, एंड दैट चेंज इज योर वेरिएशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली फिजिकल अपीयरेंस, बट कुछ कुछ चीज़ें अलग होगी, बिकॉज हम देखते हैं कि एक जो बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है या जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसमें थोड़े कैरेक्टर्स मदर के होंगे, थोड़े कैरेक्टर्स आप देख सकते होगे फादर के होंगे, और हम ऐसा भी कहते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स उसके दादाजी नाना जी इन सब में थे, वो दिख रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल व्हाट इज़ वेरिएशन. इसके बारे में हम इन डिटेल when we are going to discuss the chapter, we will come to know what exactly the mechanism is being followed for all these things, right? Now next is your inheritance. Already हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करें, but here in simple words I had made it very clear. What is inheritance? Inheritance is transmission of characters from parents to offspring. Yes, we had seen कि कुछ generation to generation अगर कुछ characters pass होते हैं तो हम उनको बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, राइट. वो कैरेक्टर पास ऑन हो रहे जनरेशन टू जनरेशन, दिस कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज योर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, जहाँ पे आप देखोगे कि ट्रांसमिट हो रहे कैरेक्टर्स यानी ट्रांसफ़र हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग में. सो आपको इतना ध्यान रख लेना है व्हेन वी आर कंसिडरिंग योर इनहेरिटेंस. देन नेक्स्ट इज योर अलील्स या फिर एलिलोमॉर्फ्स. मॉर्फ का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस या फिर फिजिकल अपीयरेंस या एक्सटर्नल अपीयरेंस, राइट. इतना आपको ध्यान रखना है. मॉर्फ्स यानी कि एक तरह का फॉर्म, राइट. एलील्स जो है हम उनको एलिलोमॉर्फ्स भी बोलते हैं. अब एलील्स का डेफिनेशन क्या है, द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स. देखो मैंने यहाँ पे बताया था मॉर्फ का मतलब क्या है, फॉर्म, राइट. सो द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज योर अलील. तो अगर हम मेरे पास एक जीन है, अगर उसका कोई ऑल्टरनेटिव फॉर्म है तो हम उसको बोलेंगे अलील. अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक जीन है जो कि मुझे फेयर कलर देगा, मतलब फेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कलर के ही टर्म्स में अगर मेरे पास एक और जीन है जो डार्क शेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, अलील, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, राइट. एक जीन जो है वो वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक जीन जो है वो डार्क शेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो दीज आर नथिंग बट योर एलील्स, राइट, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन. अब वो जीन एक ही जीन है यानी कि कलर के लिए था, बट अभी उसमें देखो वेरिएशन आ गया. एक जीन किसके लिए, वाइट, यानी कि एक फॉर्म वाइट के लिए और एक फॉर्म डार्क के लिए. सो दैट इज व्हाट इज योर allele. I hope that all these terms are now clear. Now next again there are certain important terms जो आपको अभी जान लेना बहुत ज़रूरी है, so that कि when I am using those words during the chapter तो आपको difficulty नहीं होनी चाहिए, right. So first word is your dominant character. डोमिनेंट कैरेक्टर से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, आप रियल लाइफ से भी इसको कोरिलेट कर सकते हो. यू कैन कोरिलेट इट विथ योर रियल लाइफ ऑल्सो, कि जो भी डोमिनेंट है यानी कि जो भी पावरफुल है, जो भी स्ट्रांग है, वो दिख के आता है, राइट. सो दैट इज व्हाट इज डोमिनेंट कैरेक्टर. द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड एज योर डोमिनेंट कैरेक्टर. अभी कोई भी इंडिविजुअल है, राइट. अब वो इंडिविजुअल, अब मैं आपको दो एग्जाम्पल दे देता हूँ, दो एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल ऐसा है कि एक इंडिविजुअल है जो लंबा है, मीन्स दैट इंडिविजुअल इज टॉल एंड वन इंडिविजुअल इज ड्वार्फ, राइट, यानी कि शॉर्ट. तो अब जो ये लंबा वाला इंडिविजुअल है, तो आप समझ सकते हो कि वो लंबा क्यों है, बिकॉज वो जो कैरेक्टर था टॉलनेस के लिए, यानी कि वो जो हाइट वाला कैरेक्टर था टॉलनेस के लिए, वो कैसा है, उसमें डोमिनेंट है, इसलिए उसमें वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है, इसलिए वो इंडिविजुअल टॉल है. और यहाँ पे हमने जब दूसरा एग्जाम्पल लिया था, द ऑर्गेनिज्म द इंडिविजुअल विच इज़ शॉर्ट, उसमें शॉर्ट वाला जो है वो डोमिनेंट है, यानी कि वो एक्सप्रेस हुआ है, राइट. इसीलिए वो चीज़ हम कह सकते हैं कि उसमें वो चीज़ डोमिनेंट है, इसलिए वो शॉर्ट है, राइट. वो कैरेक्टर जो ड्वार्फनेस का था वो इसलिए उसमें देखने मिल रहा है. सो वट एवर द कैरेक्टर विच इज़ गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड इन एन इंडिविजुअल इज़ योर डोमिनेंट कैरेक्टर. और जो भी कैरेक्टर छिप जाते हैं या फिर एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, वैसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर, राइट. अगर सपोज इफ एन इंडिविजुअल इज फेयर इन कलर, तो फेयर कलर क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ. बट अगर मान लो कि उसी का भाई, मतलब वो इंडिविजुअल का ही भाई बहुत डार्क शेडेड है, तो इसका मतलब ये समझ के चलो कि डार्क शेडेड जो उसका भाई था वो कैसा है, उसमें डार्क शेड डोमिनेंट, मतलब वहाँ पे वो डोमिनेंट हुआ, इसलिए वो एक्सप्रेस हो गया, राइट. तो उसमें फेयर कलर जो है वो रिसेसिव था, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया.
और इस भाई में मतलब जो पहले हमने इंडिविजुअल की बात की उसमें आप देख सकोगे कि डार्क शेड जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया, इसलिए डार्क शेड उसमें रिसेसिव कहलाया, राइट। तो जो चीज़ें जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होंगे दे आर योर रिसेसिव कैरेक्टर, एंड जो कैरेक्टर आपको देखोगे एक्सटर्नली की एक्सप्रेस हो चुके हैं तो वैसे कैरेक्टर्स को हम बोलेंगे दोज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज योर डोमिनेंट कैरेक्टर्स. So once again I'll be explaining this thing. The character which is expressed it is in the individual, इट इज़ योर डोमिनेंट कैरेक्टर. और ऑलवेज डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो हम कैपिटल फॉर्म में ही लिखते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर टॉल है वो, राइट, टॉल अगर वो कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है तो हम वी विल ऑलवेज राइट इट विथ कैपिटल टी, राइट. और उसी वे में अगर कोई एक रिसेसिव कैरेक्टर है जैसे कि वो ड्वार्फ है यानी कि शॉर्ट है तो उसके लिए मैं लिखूंगा स्मॉल लेटर, राइट, तो स्मॉल टी. So the character which is expressed it in the individual it is called as your dominant character and it is indicated with capital letter. ये हमने dominant की बात की. But at the same time the character which is suppressed का मतलब है तक कि express नहीं हुआ है वो, right, छिप गया है, यानी कि किसी और कैरेक्टर ने उसके ऊपर कंट्रोल करके उस खुद के कैरेक्टर को उसने एक्सप्रेस कर दिया है और इसको छुपा दिया है, यानी कि इसके ऊपर उसका कैरेक्टर मतलब इसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया है. So therefore this character is called as recessive character. The character which is suppressed it is called as your recessive character and it indicates what, it is indicated by small letter और ये small letter से indicate किया जाता है. Let me make it clear. See, अगर कोई मेरे पास मैं डोमिनेंट कैरेक्टर किसको बोलूँगा, डोमिनेंट किसे बोलूँगा, जो भी एक्सप्रेस होगा वो, whatever or whichever the character is getting expressed is your dominant character and it is always written in terms of capital letter. अब suppose it is for your character, जब भी tall की हम बात कर लेते हैं तो capital T will indicate for tall, right, tallness के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. So this is what actually here is referred to as your dominant, जो हमेशा एक्सप्रेस होगा एंड उसको कैपिटल लेटर के फॉर्म में लिखा जाएगा. एंड इन द सेम वे व्हेन वी आर हैविंग योर रिसेसिव कैरेक्टर, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट है, राइट, तो मैं उसको लिए क्या यूज़ करूँगा, स्मॉल टी. एंड ऑलवेज दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड, वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिसेसिव, बिकॉज वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, इट इज़ गेटिंग सप्रेस्ड का मतलब होता है कि इट इज़ नॉट गेटिंग एक्सप्रेस्ड, ये खुल के बाहर कैरेक्टर नहीं आएगा. दैट इज व्हाट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ सप्रेशन इज. आई होप कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव आपको समझ में आ गए होंगे. नाउ व्हाट इज होमोजाइगस. होमो मतलब सेम, इतना हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देख लिया था. वी हैड सीन इन द फर्स्ट चैप्टर ऑल्सो. होमो रिफर्स टू व्हाट, इट इज रिफरिंग टू सेम. The condition in which the chromosome pair carries similar alleles of a gene, right, similar alleles of a gene. अब देखो इतना भारी भरकम डेफिनेशन इन लोगों ने दे दिया है एंड you might be confused, right, but you don't have to be. It is very easy. See, one thing is, एक ऐसा कंडीशन होमोजाइगोसिटी या फिर होमोजाइगस कंडीशन जो होती है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आप देखोगे कि जो क्रोमोजोम है, जो क्रोमोजोम के पैर है, उनके पास कैसे होते हैं, सिमिलर अलील्स होते हैं. और आपने देखा होगा कि अलील्स क्या हैं, दे आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, राइट. तो आप देख सकोगे एग्जांपल कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई एक्सेट्रा, राइट. अब देखो मैं इसको आपको ईजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू. सी व्हाट होमोजाइगस कंडीशन इज रेफरिंग टू. होमो मतलब सेम, इतना ध्यान में रख लेना है. एंड जाइगस विच इज़ देयर ड्यूरिंग द जाइगोटिक कंडीशन, आप देखोगे कि जो क्रोमोजोम की पेयरिंग होगी उनके अंदर सिमिलर जो है अलील्स वो देखे जाएंगे. यहाँ पे आपको इतना ही ध्यान रखना है इन होमोजाइगस कंडीशन कि सिमिलर अलील्स होते हैं, यानी कि सिमिलर फॉर्म्स होते हैं जीन्स के, राइट. तो एग्जाम्पल वी हैड सीन कैपिटल टी, राइट. तो कैपिटल टी हमने देखा था कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए हम लिखते हैं, जैसे कि
टॉलनेस की यहाँ पे बात कर लेते हैं, राइट। तो टॉलनेस के लिए हमने देखा था कि कैपिटल टी डोमिनेंट था, इसलिए हम कैपिटल टी उसको लिखते थे। तो जब कैपिटल टी और क्रोमोसोम जो होते हैं हमेशा पैर में पाए जाते हैं, इतना ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पर 2 टी मैंने लिखे हुए हैं। सो कैपिटल टी विच इज़ देयर, इट इज़ इंडिकेटिंग द कंडीशन कॉल्ड एज होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि दोनों कैसे हैं, सेम है, देख सकते हो आप, दोनों कैसे हैं, सेम है। और ये जो इंडिविजुअल अब आगे बनता है या बड़ा होगा तो वो कैसा होगा, ऑब्वियस है, टॉल, राइट। सो दिस इज व्हाट इज योर होमोजाइगस, कि आप देखोगे कि सिमिलर अलील्स होते हैं जीन्स के, राइट, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं इन शॉर्ट सिमिलर जीन्स होते हैं। इन द सेम वे व्हेन वी आर हैविंग हेट्रोजाइगस कंडीशन, जब हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, राइट, हेट्रोजाइगस, तो एक जीन, एक अलील जो है मेरे पास कैपिटल टी है और एक अलील है मेरे पास स्मॉल टी, राइट। अब ये जो कैपिटल टी है इट इज़ योर डोमिनेंट, दैट इज टॉल, एंड ये जो है इट इज़ योर रिसेसिव, दैट इज़ योर ड्वार्फ और शॉर्ट। बट अब जब ये दोनों हैं मेरे पास एक क्रोमोसोम में, ये जो एक क्रोमोसोम का पेयर है जिसमें आप देखोगे कि एक अलील कैसा है, इट इज़ डोमिनेंट, और एक अलील कैसा है इसमें, रिसेसिव। अब इसमें से कौन एक्सप्रेस होगा, योर डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस होगा, इसीलिए ये जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैसा होगा, टॉल, राइट, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस करवाएगा टी, क्योंकि ये रिसेसिव है और ये अनएक्सप्रेस रह जाएगा। अब ये जो भी चीज़ें हम वो आगे डिटेल में देखने वाले हैं, बट अभी के लिए यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस, बिकॉज इसका ये अलील क्या है, डिफरेंट है, और ये अलील क्या है, डिफरेंट। सो बोथ इज एक ही जीन है, यानी कि टॉलनेस के लिए ही, सॉरी, ये हाइट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, बट एक कैसा है, टॉल के लिए है, और एक कैसा है, ड्वार्फ के लिए। सो देयरफॉर वी आर कॉलिंग इट एज हेट्रोजाइगस, यानी कि एक ऐसा क्रोमोसोम का पेयर है जहाँ पे आप देख रहे हो कि जो अलील्स है वो डिफरेंट है, एक टॉल के लिए और एक ड्वार्फ के लिए है, राइट। सो देयरफॉर बोथ आर डिफरेंट एंड देयरफॉर वी आर यूजिंग द टर्म एज हेटेरो। हेटेरो का मतलब होता है अदर या फिर डिफरेंट, इसीलिए, राइट। सो देयर यू कैन सी कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, राइट। अब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये येलो कलर के लिए है, कि कैपिटल वाई जो है वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आगे हम देखने वाले हैं। बट यू जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आई एम हैविंग, इफ़ आई एम हैविंग कैपिटल टी तो होमोजाइगस, होमो मतलब यहाँ पे दोनों कैसे हैं, सेम, देयरफॉर आई एम राइटिंग होमो। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इफ आई एम राइटिंग, सो इट इज़ योर हेट्रो। अब हेट्रो और होमो क्यों है, क्योंकि ये जो अलील है ये एक अलील है और ये एक अलील है, तो दोनों क्या है, सेम है, सिमिलर अलील, राइट। एंड ये इधर आप देख सकोगे कि कैपिटल टी इज़ डिफरेंट एंड स्मॉल टी इज़ डिफरेंट, राइट। तो दोनों अलग है, एक टॉलनेस के लिए, एक शॉर्टनेस के लिए या ड्वार्फनेस के लिए, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस, एंड जो ऊपर वाला केस है इट इज़ कॉल्ड एज होमोजाइगस। आई होप द थिंग्स आर नाउ क्लियर। नेक्स्ट इज योर फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप की भी हम अभी बात कर ही लेते हैं। तो व्हाट इज फिनोटाइप, फिनोटाइप होता क्या है वो हम देख लेते हैं, राइट। अभी वॉट एवर आई हैड रिटर्न, अभी जैसे कि मैंने कैपिटल टी लिखा, राइट, और इससे मैं क्या पता लगा पा रहा हूँ कि ये जो, अगर मान लो कि ये भी कैपिटल टी है ये भी कैपिटल टी है, तो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, टॉल। ये क्योंकि हम ये कैपिटल टी जो टी हमने लिया है वो किसके लिए, हाइट के लिए लिया है, और कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट है इसलिए वो कैसा होगा, टॉल, राइट। तो हम इससे पता क्या लगा पा रहे हैं कि कैपिटल टी है तो भी टॉल, राइट, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी टॉल, क्योंकि ये जो है ये डोमिनेंट है और ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, राइट। और उसी वे में स्मॉल टी है तो वो क्या होगा, ड्वार्फ, क्या होगा, ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ, राइट। सो इससे आप पता लगा पा रहे हो कि इनके फिजिकल फीचर्स कैसे होंगे या फिर फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा या ये दिखेंगे कैसे, तो इससे आपको पता चल गया, राइट। तो फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप मतलब ये टॉल, ये ड्वार्फ, सो दिस इज़ योर फिनोटाइप, कि आप देख के पता लगा सकते हो। अगर सपोज मेरे पास ये इंडिविजुअल्स है, 10 इंडिविजुअल्स है, 10 में से 6 टॉल है, 4 ड्वार्फ है, तो फिनोटाइप क्या हुआ, 6 लोगों का टॉल और 4 लोगों का ड्वार्फ।
तो जो भी हम देख के बता सकते हैं, बाय सीइंग, बाय व्यूइंग द फिजिकल अपीयरेंस, उससे हम पता जो लगा पा रहे हैं, जो कैरेक्टर्स पता लगा पा रहे हैं, वो चीज़ को हम बोलते हैं फिनोटाइप। अब जैसे कि कुछ आलू जो होंगे वो बहुत बड़े होते हैं, कुछ आलू छोटे होंगे, राइट। सो वो जो बड़े आलू है, इट इज़ अगेन अ फिनोटाइप कि ये बड़े साइज़ का आलू है, ये एक फिनोटाइप हो गया। देन कुछ आलू छोटे होंगे, दैट इज़ योर स्मॉल पोटैटो, तो वो एक फिनोटाइप हुआ। तो जो भी हम देख के पता लगा पाते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, दीज आर योर फिनोटाइप्स, कि टॉल, फिर जो ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, फिर शॉर्ट, राइट, देन थिक, थिन, वट एवर दिस आर द कैरेक्टर्स कि हम देख के पता लगा पाते हैं, एज वेल एज हम इनके फिर कैरेक्टर्स को जज कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए कि टॉल हुआ, ड्वार्फ हुआ, देन लॉन्ग हुआ, शॉर्ट हुआ, कलर वाइट हुआ, ग्रीन हुआ, येलो हुआ, वट एवर इट इज़। सो ये जितने भी हम देख के पता लगा पा रहे हैं, दीज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज योर फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, और वो एक हमारा फिनोटाइप होगा। अगर सपोज मान लो एक कपल है, राइट, दैट कपल इज प्रोड्यूसिंग 4 ऑफस्प्रिंग्स, 4 बच्चे वो जो है वो रिप्रोड्यूस करके बना रहे हैं, राइट, 4 ऑफस्प्रिंग्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब ये 4 ऑफस्प्रिंग्स में से मेरे पास 2 जो है वो फेयर इन कलर है, क्या है, गोरे हैं, और 2 जो है वो कैसे हैं, सावले, राइट। तो अब ये जो सावलापन हुआ और ये जो गोरापन हुआ, दीज आर योर फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, जो आपको फिजिकली दिख के आ रहे हैं, राइट। सो दीज आर योर फिनोटाइप्स, कि 2 फिनोटाइप कैसे हैं, गोरे, और 2 फिनोटाइप कैसे हैं, सावले। दैट इज व्हाट एक्चुअली इज योर फिनोटाइप। अब ये फिनोटाइप जो है वो किस बेसिस पे मतलब हम आ पाता है, इट इज़ ड्यू टू योर जीनोटाइप, ये जीनोटाइप के हिसाब से आता है। अब जीनोटाइप का मतलब क्या होता है वो भी हम बता देते हैं। अब हम बार बार लिख रहे हैं, व्हेन वी आर राइटिंग लाइक दिस, कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, राइट। ये सब क्या लिख रहे हैं हम, ये कौन सी भाषा है, राइट। दिस आर नथिंग बट अ काइंड ऑफ पेयरिंग बिटवीन योर, मतलब ये जो क्रोमोसोम के ये पेयर्स हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि जीन्स लोकेटेड है पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट 2 केसेस देख रहे हो ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो 2 आप देख रहे हो दैट इज़ योर फॉर योर कलर, ये आप कलर के लिए देख रहे हो, राइट। तो हम पहले ये जो हमने लिखा क्या है उसके बारे में बात कर ले। लेट अस डिस्कस फॉर दिस टर्म कैपिटल टी एंड देन स्मॉल टी। अभी जब मैंने कैपिटल टी लिख लिया है, ये जो मैंने लिखा है दैट इज़ योर जीनोटाइप, इससे हम पता लगा पाएंगे कि हमारा फिनोटाइप कैसा होने वाला है। फ्रॉम दिस वी कैन कम टू नो दैट व्हाट इज़ द फिनोटाइप। अभी ये देखो कैपिटल टी लिख लिया है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ रिजेंबलिंग, कि ये जो बनने वाला है ऑफस्प्रिंग वो कैसा होगा, टॉल। इन द सेम वे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल टी, तो ये कैसा पता लगाने, मतलब इससे क्या पता लगने वाला है कि वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो होगा ड्वार्फ। कैपिटल वाई, अगर वाई येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कैपिटल वाई अब ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, येलो। फिर स्मॉल वाई, अगर स्मॉल वाई ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो स्मॉल वाई किसके लिए होगा, ग्रीन। तो देयरफॉर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो ग्रीन कलर का होगा, राइट। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वॉट एवर आई एम राइटिंग दिस, कि ये जो मैं लिख रहा हूँ कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, या फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये जो भी मैंने लिखा दिस इज़ योर जीनोटाइप, ये जीन्स को इंडिकेट कर रहा है, और वो जीन्स उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली अ जीनोटाइप इज। आई होप नाउ द अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर, right? So what is phenotype is whatever the characters which are visible, जो physical expression है in the individual, वो क्या है, phenotype। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल में हम जो देख रहे हैं कैरेक्टर्स, जो भी हम व्यू कर रहे हैं, विजिबल है, हम मतलब हमें विजिबल जो है, अभी जैसे कि किसी के हेयर कलर ब्राउन होता है, किसी का हेयर कलर ब्लैक होता है, राइट। तो वो फिनोटाइप क्या है, एक का ब्राउन है और एक का ब्लैक है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली, कि दीज आर द विजिबल कैरेक्टर्स या फिर फिजिकल एक्सप्रेशन जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कौन से कैरेक्टर पास ऑन हुए हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देन जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, द जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ अ कैरेक्टर। अभी ये देखो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन मतलब कि कौन से जीन्स उसमें आए हैं, यानी कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया था कैपिटल टी, यानी कि दोनों डोमिनेंट आ गए हैं,
कैपिटल टी स्मॉल टी, एक डोमिनेंट आया एक रिसेसिव आया है, देन स्मॉल टी दोनों रिसेसिव आ गए हैं। तो ये जितना भी जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है और जिसके वजह से आप देखने वाले हो कि उस न्यू ऑर्गेनिज्म में वो कैरेक्टर आने वाला है, दिस इज व्हाट इज योर जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ अ कैरेक्टर, यानी कि एक कैरेक्टर के लिए जितना भी जेनेटिक कंट्रीब्यूशन लगने वाला है वो कंट्रीब्यूशन अगर आ जाता है तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर वो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है वो देखने मिलेगा। अभी जैसे कि सपोज कैपिटल वाई है तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर, येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, येलो इन कलर, राइट। तो अभी ये जो मैंने लिखा कैपिटल वाई वो मेरा जीनोटाइप हुआ, और जो येलो कलर प्रोड्यूस हुआ ऑर्गेनिज्म का वो मेरा क्या हुआ, फिनोटाइप, राइट। आई होप कि ऑल द थिंग्स आर नाउ क्लियर। सो हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, अब हम जेनेटिक्स की बात ही कर रहे हैं तो हु इज़ द फादर, ये अब हम अपने आगे वाले जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो अभी तक के लिए आपको इतना जान लेना था कि कौन से टर्म्स हम यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर में, व्हाट सॉर्ट ऑफ टर्म्स वी आर गोइंग टू यूज़ इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, as well as who is the father of genetics. So father of genetics is your Gregor Mendel, and he is called as the father of genetics, right? So I hope कि इतने सारे terms आपके clear हो चुके हैं, and now in next video we will discuss some more thing related to the chapter, as well as हम देखेंगे कि आगे किस तरह से ये chapter बहुत interesting होगा, as well as आपको जानने की इच्छा होगी कि ये सब mechanism कैसे होंगे. So I'll be clearing all the things, right? So if you had liked my video, then please do subscribe and hit the like button. And if you are having any of the queries, then please don't hesitate to ask. Please put your comment in the comment box. Keep sharing, keep liking, stay healthy, stay tuned for later or latest updates. Thank you so much.